बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है ट्रिपल इंटीग्रल्स एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। लेक्चर नंबर 27 में भी हमने इसी को डिस्कस किया था, इसी टॉपिक को, और आज 28 में भी हम इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसको आगे मज़ीद आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अलीना काज़मी ने मेरे ख्याल में कुछ व्हाट्सएप पे मुझसे पूछा था कि एक्सरसाइज नंबर 15.3 में क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि फर्स्ट इंटीग्रल्स का y के लिहाज से जो है 0 से 6 तक लिमिट्स हैं उसकी, और x के लिहाज से जो इंटीग्रल है उसकी लिमिट्स हैं 0 से y तक। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करना है। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करने से पहले मैंने इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करने की कोशिश की है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम पहले इसको x के लिहाज से इंटीग्रेट करें। तो x के लिहाज से इंटीग्रेट किया तो x² डिवाइड बाई 2, और इसकी लिमिट 0 से y है। तो लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास ही y² डिवाइड बाई 2 आ गया, और फिर हमने y के लिहाज से इसको इंटीग्रेट किया और लिमिट्स पुट की, तो हमारे पास इसका आंसर 36 आया। लेकिन अगर इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करें तो उसके लिए हमें इसमें पोलर कोऑर्डिनेट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट में x r cos थीटा है, y r sin थीटा, और dx dy हमारे पास r d थीटा के बराबर होता है। इसी तरह इसकी लिमिट्स जो हैं, तो फर्स्ट y के लिहाज से इसकी लिमिट्स हैं y0 एंड y6, और x के लिहाज से इसकी लिमिट्स हैं x0 एंड x y। तो अगर इन लिमिट्स को हम देखें तो यहाँ इन लिमिट्स के मुताबिक अगर x y हम लें तो उसके लिए ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है जो बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिल्कुल मिड पे वो क्रॉस करती है और सीधी निकल जाती है। तो मिड पे क्रॉस करने का ये कि यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ थीटा x एक्सिस पे थीटा 0 है, और जब ये मिड तक इस लाइन तक जाएगा x y तक, तो ये थीटा π/4 हो जाएगा। जब ये बिल्कुल y एक्सिस के बराबर हो जाती है लाइन, तो जिस तरह y 0 या x 0 पे लाइन बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल हो जाती है और उस पर कोइंसाइड हो जाती है, तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है π/2 होती है। तो ये हमारे पास ये रीजन है, और यहाँ थीटा हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो थीटा यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ कर, थीटा की वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं। पहले हमने क्या किया कि y 0 यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, और y 6 यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, x 0 भी इसी लाइन पे आएगा, और x y जो है वो ये लाइन है हमारे पास, ये सारी लाइन x y है, और ये दरमियान में थीटा एंगल π/4 से π/2 तक इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये हमारे पास थीटा की लिमिट है, और r की लिमिट फाइंड करने के लिए हमें हमारे पास इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। इसको y की वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू से हम r को निकालते हैं, तो एक तो हमारे पास y 0 है, एक y 6 है। तो इसमें हम कोई नई इंडक्शन नहीं कर सकते, जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में इन दोनों की वैल्यू को बराबर लेके हम एक रीजन लेते थे, वो हम ट्रिपल इंटीग्रल में लेते होते हैं। यहाँ पर वो रीजन हमने फाइंड नहीं करना, ये डबल इंटीग्रल है, तो यहाँ से हमें सिर्फ r की लिमिट्स फाइंड करनी है। r की लिमिट्स हम इस तरह फाइंड करेंगे कि y 6 है, तो y की वैल्यू है r sin थीटा। इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो r 6 कोसेकेंट थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास r की लिमिट है, एक हमारे पास r0 है, और दूसरा हमारे पास r की लिमिट्स हमारे पास क्या है, r 0 एंड r 6 और कोसेकेंट थीटा। तो ये हमारे पास आर की लिमिट्स हैं। तो अब हम इन लिमिट को चेंज कर सकते हैं।
देखें 0 to 6 एंड 0 to y। तो पहली x के लिए हम थीटा की ले लेते हैं π/4 से π/2, और r के लिए हम 0 से 6 कोसेकंड थीटा, और x की वैल्यू r cos थीटा है, और dx dy की वैल्यू है r dr d थीटा। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो r स्क्वायर cos थीटा आ जाता है। तो सबसे पहले हमने r का r चूँकि इसमें अंदर है तो इसका इंटीग्रेशन हम पहले करेंगे। तो हमने cos थीटा को r के लिहाज से कांस्टेंट बाहर निकाल लिया और इसका इंटीग्रेशन किया, तो यहाँ लिमिट पुट की तो लिमिट हमारे पास 6/3 जो है 216 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, और कोसेकंड क्यूब आ जाएगा। फिर हम कोसेकंड क्यूब और cos थीटा से हम एक कोटेंजेंट थीटा बना लेते हैं, और कोसेकंड स्क्वायर आ जाता है। अब इसका कोटेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा -2, डेरिवेटिव हम देखें तो -2 cos थीटा कोसेकंड स्क्वायर थीटा आएगा। तो इसको डेरिवेटिव है cos थीटा कोटेंजेंट स्क्वायर का, तो इसका इंटीग्रेशन हम जो है ना रिवर्स कर देंगे तो कोटेंजेंट स्क्वायर आ जाएगा। तो उस 2 को हमने यहाँ से लिया और एक प्लस माइनस में -1 और -1/1 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो एक माइनस इधर आ गया और एक माइनस इधर आ गया, तो इस तरह ये इसका इंटीग्रेशन बन गया, और ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अब हमारे पास ये लिमिट्स हैं, लिमिट्स पुट करने के लिए हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि काज और साइन की वैल्यूज़ हमें आसानी से मालूम हो जाती हैं इस पर। तो अगर हम पहले देखें तो वहाँ पे काज की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पहला टर्म इसमें 0 हो जाएगा। माइनस के बाद टर्म देखें तो काज और साइन दोनों की वैल्यू बराबर है, वहाँ से 1 आ जाता है, तो -1 हमारे पास आएगा, तो ये भी -36 आ गया। तो इस तरह हमने पोलर कोऑर्डिनेट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल्स एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो यूजिंग डिफरेंट ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये सेम प्रॉब्लम है लेकिन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंट कर दिए गए हैं, ठीक है। कभी इसको एक अंदाज में लिखा है, कभी दूसरे अंदाज में लिखा है। अगर हम फर्स्ट लिमिट को देखें तो फर्स्ट लिमिट हमारे पास z की है, सेकंड लिमिट को देखें तो y की है, थर्ड लिमिट को देखें तो x की है। इसी तरह अगर इसमें देखें तो फर्स्ट लिमिट यहाँ पर देखें ये 0 to 2, यहाँ पे x की है, यहाँ भी x की है, ठीक है। तो सेम वही प्रॉब्लम है। अगर हम सेकंड को देखें तो सेकंड y की है, तो y = 1 - z आएगा। यहाँ पे z की है तो यहाँ z = 1 - y आएगा। उसी को मतलब अगर हमारे पास ये इक्वेशन है तो उसको हम रीऑर्डर कर सकते हैं इस तरह। फर्स्ट के लिए अगर हमारे पास है 1 - z, तो सेकंड के लिए हम इसको z = 1 - y कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी एक सवाल को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा है। इसको हम कितने 6 टाइप्स पे लिख सकते हैं। तो उस एक प्रॉब्लम को 6 टाइप पे लिखा है। अगर देखें तो यही वही सवाल है लेकिन ऑर्डर चेंज किया है, साथ साथ लिमिट चेंज किए हैं, और उस तरह लिमिट के मुताबिक इंटीग्रेशन के मुताबिक उसके लिमिट को इस तरह z और y में चेंज किया है, ठीक है। बाकी x और z की अपनी जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट है। तो सिर्फ एक जो है वो हमारे पास ही वेरिएबल लिमिट है, तो उसको हमने ऑर्डर के साथ चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो बाकी इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें जो बुक में B और C वाले प्रॉब्लम इन दोनों को सॉल्व किया हुआ है। तो देखते हैं कि दोनों में कोई फ़र्क आता है कि नहीं। तो अगर हम B वाले प्रॉब्लम को देखें तो ये हमारे B वाला प्रॉब्लम है। फर्स्ट हम x का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर y का, फिर z का करेंगे और फिर y का करेंगे, तो हमारे पास आंसर है। बाकी लिमिट्स से x 0 से 2 तक है तो यहाँ पे कट लगेगा, और y 0 से 1 तक है तो यहाँ पे कट लगेगा, और तीसरा z हमारे पास y 0 से 1 तक है तो यहाँ पे कट लगेगा, और तीसरा हमारे पास जो है ना वो एक्सप्रेशन है उसको हम इधर ड्रा करेंगे प्लेन में, फिर इसको हम सॉलिड बना लेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास ये जो लाइन है हमारे पास इससे जो आएगा वो इस तरह का कट लगेगा, ठीक है। ये कट है इस लाइन का, तो फिर इस तरह इसका जो शेड आ जाता है वो दूसरे इसमें आ जाता है, तो इससे एक सॉलिड बन जाएगा, और ये हम इसका मालूम करेंगे, वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो
इसी तरह अगर हम आर्डर चेंज करेंगे तो सवाल वही है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन जो है वो सिर्फ चेंज हो जाती है। तो इसमें कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, इनको देख लें, इन सारों को सॉल्व कर लें तो आप लोगों की ज़रा प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोगों को अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आंसर में कोई चेंज आता है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा टॉपिक है हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन स्पेस। तो किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू स्पेस में फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ओवर रीजन डी। और तो इसके लिए फार्मूला है 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ द रीजन डी, और इस फंक्शन का 3 दफ़ा इंटीग्रल लिया हुआ है उस रीजन पे। तो इसके लिए एक एग्जांपल दी है, अगर हमारे पास ये फंक्शन हो और ये टेम्परेचर को ज़ाहिर करे, देन द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ओवर डी इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एंड डी। ये तो खैर पहले डिस्टेंस को कर रहा है, और दूसरी बात ये है कि अगर ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करे किसी पॉइंट पे, तो जब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वो एवरेज टेम्परेचर को इसी पॉइंट पे ऑफ द सॉलिड जो है ना, इसी पॉइंट पे वो बताएगा। तो ये तो सिंपल फार्मूला था, और फार्मूले अगर हमारे क्वेश्चन दिया जाए तो हम उसको सिर्फ इस फार्मूले में पुट करके उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ हमें एक्स वाई जी दिया गया ओवर द क्यूब बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन्स x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू। तो इसके लिए अगर हम फर्स्ट ऑक्टेंट में देखें तो हमारे पास ए क्यूब आएगा, जिसके सारे साइड जो है ना वो 2 2 के बराबर हैं। तो यहाँ से अगर हम स्पेस में इसको ड्रा कर लें तो हमारे पास इस तरह का क्यूब आ जाएगा। तो इस फर्स्ट ऑक्टेंट में, क्योंकि इसमें जो 3 कोऑर्डिनेट्स उसमें 8 ऑक्टेंट होते हैं, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट में हमारे पास ये इस तरह का क्यूब आ जाएगा, और इसका हम एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर हम देखें तो इसके सारे साइड 2 2 के बराबर हैं, लेंथ वेड्थ एंड हाइट, तो इसका वॉल्यूम 8 आ जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमारे पास 8 है। और अगर हम फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करें तो इंटीग्रल के मुताबिक इसके ये जो फार्मूला है हमारे पास, उसमें हम इस पार्ट को निकाल देते हैं और इसको सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये तो हमें वॉल्यूम ऑफ द रीजन हमें पता चल गया है वहाँ पर कि 8 है। तो ट्रिपल इंटीग्रल को हम कैलकुलेट करेंगे, वो भी हमारे पास 8 आ जाता है, और फार्मूले में पुट करने के बाद 1 ओवर 8 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इन द इवैल्यूएटिंग द इंटीग्रल वी चूज़ द ऑर्डर डी एक्स डी वाई डी जेड, बट एनी ऑफ द अदर 5 पॉसिबल ऑर्डर्स वुड हैव डन एज वेल। तो इसको हम 6 तरीक़ों से कर सकते हैं। ऑर्डर हम 3 हमारे पास वो वेरिएबल हैं, तो उनको अगर हम शफल करें तो ये हमारे पास 6 अंदाज में ऑर्डर को लिख सकते हैं। तो एक ऑर्डर हमने फाइंड कर लिया है, और बाकी 5 ऑर्डर्स जो है ना हम इसी तरह फाइंड कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। अगर 2 फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस और उनके ट्रिपल इंटीग्रल हम फाइंड करें तो उस पर प्रॉपर्टी, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीपल हो तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, जिस तरह हम इंटीग्रेशन में करते होते हैं। अगर हमारे पास 2 फंक्शन है, उनका सम है या सब्ट्रैक्शन है, उन पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। और डोमिनेशन, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अंदर डूइंग, तो उसका इंटीग्रल भी पॉजिटिव आएगा, और इस तरह जो फंक्शन बड़ा होगा उसका इंटीग्रल भी बड़ा होगा। और अगर फंक्शन है उसको 2 डोमेन में स्प्लिट करना है तो उसको हम ऐसे 2 डोमेन में स्प्लिट कर सकते हैं। और नॉन ओवरलैपिंग रीजन D1 के वो रीजन जो हमारे पास हो वो नॉन ओवरलैपिंग हो, तो फिर हम इसको मतलब हमारे पास इस तरह का कोई फिगर है और उसमें इस तरह रीजन है, एक रीजन D1 है और एक रीजन D2 है। तो इस पे अगर हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे नॉन ओवरलैपिंग है, तो उसके लिए हम इस इंटीग्रेशन को ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी एक्सरसाइज है इसका 15.4, इसको देख लें। अगर एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आप लोगों को मुश्किल लगे या समझ ना आए तो फिर मुझे बता देना, तो उसको हम क्लास में कर लेंगे। ठीक है, आने वाली क्लास में तो एग्ज़ाम्पल कवर कर लें, और बाकी जो हमारा सेशन होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे इसको। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।